हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 अगेन। आज हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 5 जुडिशरी। अगर हम देखें जुडिशरी को, क्या रोल है इस जुडिशरी का। कोर्ट टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशू। बहुत सारे मुद्दों पर जो कोर्ट है हमारे इंडिया का, वो डिसीजन देता है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट। सच ए फनी लाइन। वो डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को नहीं मार सकता। अबाउट दैट और या अबाउट अ शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट। अगर दो स्टेटों के बीच में हम रिवर मैटर्स को देखें, दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम। वो किसी पीपल को पर्टिकुलर क्राइम के लिए पनिश कर सकते हैं। Broadly speaking, the work that judiciary does can divided into the following. Broadly अगर हम देखें speaking the work, the judiciary thus can be divided. Disputes resolutions है जो the judicial system provide a mechanism for resolving dispute. डिस्प्यूट रिसोल्यूशन में क्या होता है कि दो सिटीजन के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है, दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या बिटवीन सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, या बिटवीन टू स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, या सेंट्रल या स्टेट के बीच में हो रहा है। दो सिटीजन के बीच में हो सकता है, सिटीजन और स्टेट के बीच में हो सकता है, स्टेट और स्टेट के बीच में हो सकता है, या स्टेट या गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। इस तरह के जितने डिस्प्यूट हैं, डिस्प्यूट रिसोल्यूशंस। दूसरा है जुडिकल रिव्यू। अगर जुडिकल रिव्यू की बात करें, एज द फाइनल जो इंटरप्रेटर्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशियरी ऑल्सो एज द पावर। जुडिशरी में पावर है टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास बाय पार्लियामेंट इफ इट बिलीव दैट देयर आर ए वायलेशंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इट मीन्स द जुडिशरी जो है ऑल्सो द पावरबल, इनके पास पावर है टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज के लिए पास बाय पार्लियामेंट इफ इट बिलीव दैट देयर आर ए वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हमें ऐसा लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है उनको तोड़ा गया है, वायलेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट दोबारा से पुनर्विचार कर सकती है। अब होल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हर सिटीजन जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है इफ दे बिलीव, यदि वो यकीन करते हैं कि फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड, उनके जो मूलभूत अधिकार है उनका क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास 7th में यू रेड अबाउट हकीम शेख, जो एक एग्रीकल्चरल लेबर था, किसान था, हु फेल डाउन फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन। जो क्या हुआ, अचानक से एक चलती हुई ट्रेन से गिर गया और इंजर्ड हिमसेल्फ, और उसको चोट लग गई। व्हिच कंडीशन गॉट वर्स बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल रिफ्यूज टू एडमिट हिम। उसकी कंडीशन बहुत खराब होती गई क्योंकि कई सारे हॉस्पिटलों ने उन्हें इलाज करने से मना कर दिया, एडमिट करने से। ऑन हियरिंग इस केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड आर्टिकल 21। इस केस को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रूल आर्टिकल 21 में कहा, विच प्रोवाइड एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट, जो क्या करता है, हर नागरिक को एक फंडामेंटल राइट देता है। लाइफ ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू हेल्थ। लाइफ में जहां हमें राइट टू लाइफ मिला है, राइट टू लाइफ में हमारा राइट टू हेल्थ भी आता है, जीने का अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार भी आता है। इफ देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, और डायरेक्ट वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को पे हिम कंपनसेशन, मुआवजा देने का आदेश दिया फॉर द लॉस सपोर्ट एज वेल एज कम अप विद द ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ, के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा, विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। इमेजिन करें इस सिचुएशन को जिसमें एक पावरफुल पॉलिटिशियंस क्या करता है, इनक्रोच किसी जमीन पर अतिक्रमण करता है, बिलोंगिंग टू योर फैमिली। आपके परिवार की किसी जमीन पर कोई एक शक्तिशाली जो पॉलिटिशियंस है, राजनेता है, वो आपकी जमीन पर कब्जा करता है। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम पॉलिटिशियन हैज द पावर, पॉलिटिशियंस के पास ये पावर है टू अपॉइंट एंड डिसमिस जज फ्रॉम हिज ऑफिस। ये अगर
एक पॉलिटिशियंस के पास इतनी पावर है, अगर जो जो जज है अगर वो आपके फेवर में फैसला सुनाता है तो एक पॉलिटिशियन उसको क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है उसको जॉब से। व्हेन यू टेक दिस केस टू द कोर्ट द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियंस के फेवर में जाएगा वो। द कंट्रोल दैट पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। यही जो कंट्रोल है पॉलिटिशियन होल्ड करता है ओवर द जज पर, डज नॉट अलाउ, जो क्या करता है एक जज को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने से रोकता है। ऐसा कई बार देखा गया है। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज, जो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता है वुड फोर्स, जो जज को फोर्स करेगी टू मेक ऑल द जजमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस की इसी पावर के डर से जो जज होगा वो सारे जो जजमेंट है वो पॉलिटिशियंस के फेवर में देगा, क्योंकि अगर ऐसा ना करे आपके फेवर में देगा अगर वो जजमेंट, तो हो सकता है कि वो पॉलिटिशियंस अपनी पावर का गलत फायदा उठा के उस जज को का ट्रांसफर करवा दे या उसकी जॉब से डिसमिस कर दे। ऑल्दो वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल, हमने अक्सर देखा है रिच और पावरफुल पीपल को इन इंडिया ट्राइंग, वो क्या करते हैं जो धनी और पावरफुल लोग हैं वो जुडिशियल प्रोसेस को बदलने का प्रयास करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेस्टेबल, भारतीय संविधान प्रोटेस्ट करता है अगेंस्ट इस की सिचुएशन को बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है इस तरह की स्थिति ना आने पाए। बाय प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंस, जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी भी तरह का पॉलिटिकल लीडर का जुडिशरी में कोई इंटरफियर नहीं है। ऑन एक्सपेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर, देखें यानी कि अलग जो पावर है। वी रेड इन चैप्टर 1 में की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था, जिसमें कि जो पावर है वो क्या है, बटे हुई हैं। व्हाट दिस मीन, इसका अर्थ है कि अदर ब्रांचेज जो हैं गवर्नमेंट की, 3 ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की। एक तो लेजिस्लेटर है, जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटर कहलाती है। एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। कैन नॉट इंटरफियर, ये जुडिशरी में इंटरफियर नहीं कर सकते। कि जुडिशरी जो है यानी जो कोर्ट है हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ जो जज हैं जो डिसीजन देते हैं किसी के भी फेवर में, वो डिसीजन देने के लिए इंडिपेंडेंट है। और दूसरा, इनकी जो पे होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनकी पे इसलिए भी ज़्यादा होती है कि कोई इन्हें लालच से खरीद ना सके, इसलिए इनकी पे ज़्यादा होती है, इनको ज़्यादा सैलरी मिलती है। कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, जो कोर्ट है गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती है। डू नॉट एक्ट ऑन द बिहाफ, उनके बिहाफ में काम नहीं करती है, उनके नीचे। फॉर द अबव सेपरेशन द कवर, कभी कभी जो इसीलिए कोर्ट क्या करती है गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट भी डिसीजन देती है, कई बार ऐसा देखा जाता है। फॉर द अबव सेपरेशन अगर हम देखें टू वर्क वेल, इट इज ऑल्सो क्रूशियल है कि ऑल द जज इन द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड, जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपॉइंटेड, वेरी लिटिल इंटरफियरेंस, बहुत ही लिटिल इंटरफियरेंस रहता है फ्रॉम दी अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। Once appointed to office, it is also very difficult to remove. एक बार अपॉइंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज, उन्हें हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। What is the structure of court in India? There are 3 different level of court. कोर्ट के 3 different level हैं। There are several court at lower level, while there is only one apex. एक मेन कोर्ट है। The court the most people interact with are what are called subordinate. इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं लोग की सबॉर्डिनेट कोर्ट कौन से होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से होते हैं। These are usually at the district और तहसील level or in town and they hear many kind of case. Each state is डिवाइडेड, जो हर स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, दैट आर प्रेसाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज। ईच स्टेट हैज हाई कोर्ट, हर स्टेट में क्या है, हाई कोर्ट है, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। एट द टॉप इज द सुप्रीम
दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में है। इज प्रेसिडेंट ओवर द चीफ जस्टिस, वहाँ देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वहाँ 30 जज होते हैं और +1 मेन जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। द डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बाइंडिंग ऑल द कोर्ट ऑफ इंडिया, सभी कोर्ट के जो इंडिया के कोर्ट हैं उनको मानना पड़ता है, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो क्या है, एपेक्स कोर्ट माना जाता है। आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्ट टू ईच अदर, क्या ये डिफरेंट लेवल है जो कोर्ट के एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? आर दीज कनेक्टेड? यस, बिल्कुल एक कोर्ट दूसरे कोर्ट से कनेक्टेड है। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड, एकीकृत जो जुडिकल सिस्टम है, मीनिंग दैट डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट, इसका अर्थ है कि जो हायर कोर्ट के द्वारा डिसीजन है आर बाइंडिंग, वो लोअर कोर्ट को मानने पड़ते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। अनदर वे टू अंडरस्टैंड, एक दूसरा तरीका जो है इंटीग्रेशन, एकता को समझने का, दो द अपीलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन, अपीलेट सिस्टम जो भारत में विद्यमान है, इसका अर्थ है कि पर्सन कैन अपील, एक पर्सन हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, हायर कोर्ट में, इफ दे बिलीव द जजमेंट पास बाय लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट, यदि उसे लगता है कि जो हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में जजमेंट दिया गया है उसके फेवर में नहीं है या जस्टिफाई नहीं है वो, तो उस कंडीशन में सपोज मैं अपने हाई कोर्ट में कोई केस मेरे फेवर में कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया, तो मैं चाहूँ तो कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। आई कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इफ आई फाउंड दैट द जस्टिस इज नॉट इन फेवर ऑफ मी। लेट अस अंडरस्टैंड, अब ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज मीन बाय अपीलेट सिस्टम, क्या होते हैं। बाय ट्रैकिंग ए केस, एक केस को लेते हुए स्टेट बस बनाम जो है केस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में चला, लक्ष्मण कुमार और अदर, 1985 की बात है, फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। किस तरह से एक कोर्ट में केस जो चला लक्ष्मण कुमार और अन्य लोगों का, लोअर कोर्ट से, लोअर कोर्ट में ये मामला गया होगा दिल्ली के कोर्ट में, और दिल्ली के हाई कोर्ट से ये मामला दिल्ली के ही सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। आखिर हुआ क्या था? इन फरवरी 1980 की बात है, लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 ईयर ओल्ड सुधा गोयल। लक्ष्मण कुमार ने क्या किया, 20 ईयर्स ओल्ड की सुधा गोयल से मैरिज की। दे लिव्ड इन ए फ्लैट इन दिल्ली विथ लक्ष्मण ब्रदर। जब लक्ष्मण ने शादी की 20 ईयर्स ओल्ड सुधा गोयल से और वो दिल्ली में फ्लैट में रहने लगे, लक्ष्मण ब्रदर, लक्ष्मण के भाई भी था और उसके परिवार वाले भी, मम्मी पापा भी। ऑन दिसंबर 1980 को सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। 2 दिसंबर को 1980 में एक हादसे के तहत सुधा हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई ड्यू टू बर्न्स, जलने के कारण। हर फैमिली फाइल्ड ए केस इन कोर्ट, उसके परिवार वाले ने एक केस फाइल किया कोर्ट में। व्हेन दिस केस वाज हियर्ड ऑन ट्रायल कोर्ट, जब ट्रायल कोर्ट में यह मामला सुना गया, 4 ऑफ द नेबर्स, 4 पड़ोसी उसके गवाह के लिए बुलाए गए। दे started that on night of December 1 they had heard Sudha scream and forced their way into Lakshman flat. उन्होंने क्या कहा कि ऑन द नाइट 1 दिसंबर की रात को दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम, सुधा के चिल्लाने की आवाज सुनी उन्होंने, एंड फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण फ्लैट, लक्ष्मण के फ्लैट से फोर्स की आवाज। दे सॉ सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम, वहां उन्होंने देखा कि जो सुधा थी उसकी साड़ी जल रही थी, और दे एक्सटिंग्विश द फायर बाय रैपिंग, दे एक्सटिंग्विश, वो क्या कर रहे थे, सुधा इन ए गनी बैग इन ब्लैंकेट। उन्होंने देखा कि सुधा स्टैंडिंग साड़ी से झुलस रही थी, साड़ी जल रही थी। एक्सटिंग्विश द फायर, जो आग बुझाने वाला एक्सटिंग्विश है, फायर रैपिंग, सुधा को रैपिंग किया इन्हें गनी बैग्स में एंड ब्लैंकेट में। सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैज पोर्ड केरोसिन, सुधा टोल्ड, जबकि सुधा ने यह बताया कि हर मदर इन लॉ, जो उसकी मदर इन लॉ थी शकुंतला,
उसने क्या किया, कैरोसिन ऑयल डालने की कोशिश की थी उन पर, एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण, और उसके पति लक्ष्मण ने उस पर आग डाल दी। ड्यूरिंग द ट्रायल, इस ट्रायल में द मेंबर ऑफ सुधा फैमिली, जो सुधा फैमिली के मेंबर थे, एंड नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। उनसे ये कहा गया कि सुधा को टॉर्चर किया जाता था बाय हर इन लॉज, एंड दैट दे वर डिमांडिंग मोर कैश, वो ज़्यादा कैश की डिमांड कर रहे थे, स्कूटर की डिमांड कर रहे थे, और फ्रीज ऑन द फ्राइज, जब उनका पहला बच्चा हुआ था तब से। एज पार्ट ऑफ दियर डिफेंस, जबकि डिफेंस पक्ष से लक्ष्मण और उसकी माता ने, जो लक्ष्मण और उसकी माता थे, स्टार्टेड दैट सुधा साड़ी हैज एक्सीडेंटली कॉट फायर, सुधा की साड़ी, उन्होंने लक्ष्मण के और लक्ष्मण की माँ ने बचाव पक्ष में ये कहा कि जो सुधा की साड़ी थी वो एक्सीडेंटली जल गई वाइल शी वाज हीटिंग मिल्क, जब वो दूध गर्म कर रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके आधार पर अदर एविडेंस थे, एंड जो ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चला, कन्विक्ट लक्ष्मण हिज मदर शकुंतला एंड ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र, जो था ब्रदर इन लॉ, सेंटेंस ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ। दोषी पाते हुए तीनों को क्या हुआ, डेथ की क्या हुई, अनाउंसमेंट हुई, फांसी की सजा मिली तीनों को। इन नवंबर 1983 को जो 3 एक्यूज वेंट टू हाई कोर्ट, अब तीनों ही कहाँ चले गए, हाई कोर्ट चले गए, टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट, जो ट्रायल कोर्ट था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उस कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट ये तीनों शख्स हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट, हाई कोर्ट में इनके आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑल द लॉयर्स जो थे, वकील, डिसाइडेड एज सुधा हैज डाइड ड्यू टू एक्सीडेंट फायर, उन्होंने ये निर्णय किया कि जो हाई कोर्ट के जो जज थे, जो लॉयर्स थे, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट तथ्य पेश किए कोर्ट में कि जो सुधा थी वो तो दुर्घटनावश जली थी, फायर कॉट एंड बाय द कैरोसिन स्टोव में, जब वो कैरोसिन स्टोव के कारण फटने के कारण लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र बोस को एक्यूटेड, बरी कर दिया गया। यू मे रिमेम्बर, आपको याद होगा, द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स की जो फोटो ऐसे एक ऐसे कंपटीशन हुआ होगा इन क्लास 7 बुक में। यू रेड अबाउट हाउ इन द 1980s में वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री, किस तरह से 1980 में जो वुमेन का ग्रुप था पूरे भारत में, देश भर में, स्पोक आउट अगेंस्ट डॉरी डेथ, जो दहेज के अगेंस्ट मृत्यु होती थी उसके अगेंस्ट आवाज उठाए। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर, वे क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, विद्रोह करने लगे, अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के अगेंस्ट टू ब्रिंग दिस केस टू जस्टिस। द हाई कोर्ट जजमेंट जो था डीपली ट्रबल वुमेन एंड दे डिमॉन्स्ट्रेशन, और इससे क्या हुआ, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट के फेलियर से प्रोटेस्ट करने लगे, इस केस को जज तक ले, केस टू जस्टिस, जस्टिस के लिए। अब हाई कोर्ट जजमेंट डीपली, और इस हाई कोर्ट के जजमेंट से डीपली ट्रबल हुए महिलाओं को, एंड दे हेल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, उन्होंने धरना दिया, एंड फाइल्ड ए सेपरेट अपील हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में डाल दी, इंडिया के फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर ने। 1985 में द सुप्रीम कोर्ट हर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने यह सुना अपील अगेंस्ट द एक्विटी ऑफ लक्ष्मण एंड 2 मेंबर ऑफ हिज फैमिली। सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉयर एंड रीच ए डिसीजन दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुना और जो उसके सामने आर्ग्यूमेंट किए गए वकीलों के द्वारा, एंड रीच, और एक निर्णय तक पहुंचा सुप्रीम कोर्ट दैट वाज डिफरेंट, वो हाई कोर्ट के डिसीजन से अलग था। उन्होंने ये पाया लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी, उन्होंने लक्ष्मण और उसकी माँ को गिल्टी पाया, बट एक्यूटेड द मदर, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके ब्रदर इन लॉ सुभाष को छोड़ दिया, एक्यूटेड कर दिया, बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस, क्योंकि सुभाष के खिलाफ ज्यादा एविडेंस नहीं पेश कर पाए कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ, पूरे आजीवन उनको क्या मिला, जेल डाल दिया गया, लक्ष्मण और उसकी माँ को। What are the different branches of legal system की अगर हम ब्रांचेस देखें, द अबव केस में जो डॉरी डेथ है falls within what is considered a crime against society,
जो एक अपराध है जो सोसाइटी के अगेंस्ट किया जाता है एंड इज वायलेशंस ऑफ क्रिमिनल लॉ। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें द लीगल सिस्टम जो है ऑल्सो डील विद सिविल लॉ केसेस। जो हमने चैप्टर 4 में देखा ऑफ हाउ ए न्यू सिविल लॉ पास किया गया था 2006 में, ए प्रोटेक्ट वुमेन जो क्या करता है वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करता है। 2005 में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस से किसी भी तरह के फिजिकली हैरेसमेंट से बचाता है। लुक एट द फॉलोइंग द टेबल्स, अगर हम देखें दो तरह के हम इसमें देखेंगे, एक तो क्रिमिनल लॉ होते हैं और एक सिविल लॉ होते हैं। अब क्रिमिनल लॉ कौन से होते हैं और सिविल लॉ कौन से होते हैं? डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट लॉ डिफाइन एन ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे चोरी है, वुमेन्स को हैरेसिंग परेशान करना, टू ब्रिंग मोर डाउरी ज़्यादा डाउरी के लिए, एंड मर्डर करना, चोरी करना, मर्डर करना, हैरेसिंग करना वुमेन्स को डाउरी के लिए और मर्डर, ये चीज़ें क्रिमिनल लॉ में आती हैं, अपराध के दायरे में क्रिमिनल। इट यूजुअली बिगिन विद लोडिंग ऑफ एन फर्स्ट, इससे एफआईआर की जा सकती है ऐसे केसेस में विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम, जो क्या करेगी इस अपराध की जांच करेगी। आफ्टर विच ए केस, जैसे ही ये केस फाइल हो जाएगा कोर्ट में, उसके बाद पुलिस क्या करती है, एफआईआर करने के बाद पुलिस इसकी जांच करती है। इफ फाउंड गिल्टी, यदि एक्यूज गिल्टी पाया जाता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है और उससे फाइन भी लिया जाता है, पैसे के रूप में फाइन भी लिया जाता है और जेल भी होती है। अगर हम सिविल लॉ की बात करें, डील्स विथ एनी हार्म, इसमें क्या होता है कोई इंजरी हो जाती है, किसी को कोई चोट लग जाती है या हार्म। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट रिलेटिंग सेल ऑफ लैंड, कभी कभी क्या होता है जमीन के बीच में विवाद हो जाता है, जमीन खरीदने और बेचने वाले के बीच में। परचेज ऑफ गुड्स, या कोई सामान हम बाजार से लेते हैं वो डिफेक्टिव निकल जाता है, मोबाइल्स लेते हैं, टीवी लेते हैं। रेंट, मकान मालिक किराएदार का झगड़ा हो जाता है। एंड डाइवोर्स केस, ये सिविल लॉ में आते हैं। तो आप समझ गए क्रिमिनल केस में कौन से आते हैं, क्रिमिनल लॉ क्या है, क्रिमिनल केसेस क्या हैं और सिविल लॉज क्या हैं। सिविल लॉ में सिंपल से मकान मालिक किराएदार का झगड़ा या सेल ऑफ लैंड, जमीन बेचने के रिलेटेड, या डाइवोर्स। पिटीशन हैज टू बी फाइल, इसमें हम पिटीशन जारी कर सकते हैं रिलेवेंट कोर्ट में। अफेक्टेड पार्टी ओनली इन ए रेंट मैटर, आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल ए केस, लेकिन इसमें कोई भी पिटीशन डाल सकता है इस केसेस में। अफेक्टेड पार्टी ओनली, लेकिन बाय अफेक्टेड पार्टी ओनली रेंट मैटर में, किराए के पक्ष में आइदर या तो जमींदार या किराएदार, इन दोनों में से कोई फाइल कर सकता है केस। कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीफ, कोर्ट क्या देता है, स्पेसिफिक रिलीफ देता है। इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर इन केस बिटवीन ए लैंडलॉर्ड, यदि मकान मालिक या जमींदार या टेनेंट किराएदार का झगड़ा है, कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड, तो कोर्ट ये कह सकता है कि जो बकाया किराया है वो लैंडलॉर्ड को दिया जाए और या फ्लैट टू बी वैकेटेड, वो फ्लैट जल्दी से जल्द खाली कर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्लैट जो टेनेंट है उसी के नाम पर हो जाए, अगर वो 12 साल से उसमें किराएदार के रूप में रह रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ये आदेश दे दे कि किराएदार का हो गया वो कमरा। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट, क्या हर कोई कोर्ट में पहुंच सकता है, हर कोई की इतनी अप्रोच है कि ही कैन गो टू कोर्ट। इन प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत हैं जो सभी नागरिक हैं देश के, कैन एक्सेस कोर्ट तक पहुंच सकते हैं देश के। दे इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज ए राइट, ये इम्प्लाइज करता है कि हर सिटीजन भारत का उसे राइट है कि वो जस्टिस पा सके कोर्ट से। एज यू रेड अर्लियर, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, द कोर्ट प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल, जो कोर्ट क्या करता है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट, जो राइट टू इक्वली, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है उसको क्या करता है बचाता है, उसके वायलेशन होने से रोकता है। इफ एनी सिटीजन, यदि कोई सिटीजन ये यकीन करता है कि राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, उनके राइट्स का क्या हो रहा है हनन हो रहा है, नहीं दिए जा रहे हो अधिकार, दे कैन अप्रोच टू कोर्ट, वो क्या कर सकता है
इन अधिकारों के फेवर में, इन फंडामेंटल राइट्स के फेवर में वो अप्रोच यानी उसकी जो पहुंच है वो कोर्ट तक जा सकता है न्याय के लिए, टू बी डन। वाइल द कोर्ट आर अवेलेबल, जबकि जो कोर्ट है वो क्या है, अवेलेबल है फॉर ऑल, सभी के लिए अवेलेबल है। इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट, जो कोर्ट है हमेशा से कठिन रहा है हमारे वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। अक्सर ये देखा गया कि जो भारत में गरीब लोग हैं वो गरीब लोग क्या होते हैं, कोर्ट में नहीं जा पाते हैं। लीगल जो प्रोसीजर है, कानूनी प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर है, इन्वॉल्व, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क करना पड़ता है। वेल इट टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम लग जाता है, 10 साल। हमारे यहाँ की यही तो एक कमी है कि इंडिया में जस्टिस पाने के लिए सालों वेट करना पड़ता है। फॉर ए पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड, एक गरीब आदमी जो पढ़ नहीं सकता, हुज फैमिली डिपेंड ऑन डेली वेज, जिसके परिवार वाला डेली वेज, एक दिन की मजदूरी पर डिपेंड रखता है उसका परिवार उस आदमी की, तो आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट, तो ये विचार कि कोर्ट में जाके एक न्याय पाने का जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट, बहुत ही ज़्यादा दूर की बात हो जाती है उसके लिए। इन रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली 1980 में डिवाइस ए मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, PIL जिसे बोलते हैं, PN भगवती ने इसे स्टार्ट किया था। इंक्रीज एक्सेस, इसके कारण क्या कर सकते हैं, जस्टिस, न्याय पाने तक लोगों की जो पहुंच है वो ज़्यादा बढ़ेगी। इट अलाउ, ये क्या करता है, इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल PIL, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं जिसके जो अधिकार हैं वायलेटेड हो रहे हैं। तो द लीगल प्रोसेस जो है वॉज ग्रेटली सिंप्लाइड एंड इवन लेटर और टेलीग्राम एड्रेस, जो लेटर के माध्यम से या टेलीग्राम एड्रेस टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम कर सकते हैं, लेटर और टेलीग्राम के माध्यम से, एंड कुड बी ट्रीटेड एज PIL के माना जाएगा। इन द अर्ली PIL वॉज यूज, जो जनहित याचिका थी PIL, सिक्योर जस्टिस को सिक्योर करता है। लार्ज नंबर ऑफ जो मुद्दे हैं सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर, जो है बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर फ्रॉम इन ह्यूमन वर्क कंडीशन में रहते हैं वो, एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, और जो बिहार में एक कैदी के रूप में जो जीवन यापन कर रहे थे, हु हैज बीन केप्ट इन जेल, उनको जेल रखा गया था, इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म, यहाँ तक कि जब उनके जो पनिशमेंट टर्म थी, जो ड्यूरेशन थी, वो खत्म होने के बाद भी बिहार में बहुत सारे प्रिजनर को जेल में रखा गया था। इनके फेवर में कोर्ट ने फैसला सुनाया। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, मिड डे मील के बारे में जो 1995 में स्टार्ट हुई थी। चिल्ड्रन नाउ रिसीव, अब बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो होते हैं सरकारी और गैर सरकारी, वहाँ से बच्चों को क्या मिलता है, मिड डे मील मिलता है, बिकॉज ऑफ PIL के कारण ही। पहले बहुत सारे स्कूलों में ये शिकायत आ रही थी कि बच्चों को मिड डे मील में भोजन नहीं दिया जाता है। सी द फोटोज ऑन द राइट, अगर ये हम फोटोज देखें राइट में टेक्स्ट बुक में, तो अंडरस्टैंड हाउ दे केम अबाउट। अगर ये हम फोटो देखें, यहाँ पर देख रहे हैं सूखे के कारण किस तरह से एक जानवर मरने की हालत में, और इतना ज़्यादा अनाज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और थर्ड में बहुत सारी महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, फिर फोर्थ में बहुत सारे बच्चे आंगनवाड़ी में दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में अगर हम देखें, फोटो 1 में हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम देखेंगे, द ड्रॉट इन राजस्थान में सूखा पड़ने के कारण उड़ीसा में मिलियंस जो थे फेस्ड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी हो गई। फर्स्ट फोटो में हमें दिख रहा है सूखा पड़ गया है बहुत ज़्यादा। दूसरे वाले में मीनवाइल अगर हम देखें, द गवर्नमेंट गोडाउन्स वेल फुल ऑफ ग्रेन, जो गवर्नमेंट्स के गोडाउन्स हैं अनाज से भरे हैं। ऑफन दिस वॉज बीइंग ईटन अवे बाय, लेकिन इतना अनाज होने के बावजूद भी बहुत सारा अनाज चूहों के द्वारा खाया जाता है। फोटो 3 में हम देख रहे हैं, इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर एमिड्स प्लेंटी, ऑर्गेनाइजेशन कॉल द पीपल यूनियन, जो सिविल लिबर्टी है, उनके द्वारा क्या किया गया है, एक आंदोलन चलाया गया है। हंगर एमिड्स प्लेंटी जो भूख का है, ऑर्गेनाइज संगठन है जो पीपल यूनियन सिविल उसमें काम करता है। कोर्ट में ये तहत फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत ये गारंटी देता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको इंक्लूड करता है द राइट टू फूड, भोजन का, जीने के अधिकार में हमें भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार भी तो है, तभी तो जी पाएंगे हम। जीने के अधिकार में हमें भोजन का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार और साफ पानी पीने का अधिकार भी है। द स्टेट एग्जीक्यूटेड इट डिड नॉट हैव एडुकेट फंड्स,
ये करती है कि उनके पास एडुकेट फंड नहीं था, पर्याप्त पैसा, टू शो द रॉन्ग बिकॉज द गोडाउन्स वेर ओवरफ्लोइंग, क्योंकि जो गोडाउन थे ओवरफ्लोइंग थे विद ग्रेन। सुप्रीम कोर्ट हैड अ ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड। ये सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश दिया कि ये ड्यूटी है कि वो सबको क्या करे, फूड प्रोवाइड कराए। इफ देयरफॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, मोर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइस में दो, एंड प्रोवाइड मिड डे मील भी देती है बच्चों को। फोर्थ फोटो में हमें दिखा रहा है। इट ऑल्सो अपॉइंट द फूड कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम के लिए क्या क्या सुधार किए, इम्प्लीमेंटेशन किए गए, उस पर भी डिस्कस किए जाते हैं। फॉर द कॉमन पर्सन, जो आम नागरिक हैं, एक्सेस टू कोर्ट, वो कोर्ट तक पहुंच सके, एंड एक्सेस टू जस्टिस, और न्याय मिल सके। द कोर्ट एक्सरसाइज क्या करता है, क्रूशियल रोल निभाता है इन इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन के हैं, एंड एज यू सॉ इन द अबव केस में द कोर्ट इंटरप्रेट। आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है राइट टू लाइफ, हमें जीने का अधिकार देता है, इंक्लूड द राइट टू फूड भी देता है हमें वो। दे देयरफॉर ऑर्डर द, इसलिए वो स्टेट को आदेश देता है टू टेक सर्टेन स्टेप्स, कुछ निश्चित कदम उठाए जाए जिससे कि प्रोवाइड फूड दिया जाए, ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट भी हैं जो द पीपल बिलीव, यकीन करते हैं, वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पर्सन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविस्ट जो हैं हु वर्क ऑन इश्यू कंसर्निंग द राइट्स टू शेल्टर, उन्हें राइट टू शेल्टर भी हो, हाउसिंग फॉर पुअर, पुअर को हाउस भी मिले। बिलीव दैट द रिसेंट जो जजमेंट ऑन इविक्शन है फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट से काफी दूर है। वाइल रिसेंट जो जजमेंट है टेंड्स टू व्यू द स्लम ड्वेलर, जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, इनक्रोचर्स जो शहरों में क्या करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। और जो अर्लियर जजमेंट हैं 1985 के ओल्गा टेलीज और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैड ट्राइड टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्लम ड्वेलर, जो स्लम है झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले आदि निवासी हैं उनके जीवन को प्रोटेक्ट करना भी उनका क्या है, एक मेन एम है। अनदर इश्यू अगर हम देखें, द इफेक्ट ऑफ द कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन का जो इफेक्ट है, जो पर्सन एक्सेस टू जस्टिस, जो पहुंच सकते हैं, एंड इन ऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स, लंबे समय उन्हें लगता है, दैट कोर्ट टेक ए ईयर टू गेट, कोर्ट को बहुत लंबा समय लगाना पड़ता है एक केस के सुनने के लिए। प्रेस जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, अगर जस्टिस में डिले है तो इसका मतलब जस्टिस को क्या करो, डिनाई करो। इज ऑफन यूज टू कैरेक्टराइज एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट टेक, जो कोर्ट लेता है। यहाँ पर अगर हम देखें एक फोटोग्राफ दी गई है, द अबव फोटो शो, अब ये फोटो दिखाती है फैमिली मेंबर ऑफ सम 43 मुस्लिम के फैमिली मेंबर्स का जो हासिमपुरा मेरठ के हैं, किल्ड ऑन, जो 22 मई 1987 को मार दिया गया था, उसके परिवार वाले हैं ये सदस्य। दिस फैमिली हैव बीन सीकिंग, वो क्या कर रहे थे, न्याय की तलाश में 20 सालों से। ड्यू टू लॉन्ग डिले इन कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, लंबे समय में ट्रायल जो मुकदमा था, ट्रायल इसका जो कमेंसमेंट कोर्ट में जो सुना जाना था, सुप्रीम कोर्ट इन सितंबर 2002 में 87 में मार दिया गया था, और 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने जो सुना, ट्रांसफर द केस फ्रॉम स्टेट, जो स्टेट से केस ट्रांसफर हुआ उत्तर प्रदेश टू दिल्ली में। ट्रायल इज ऑन गोइंग, जो मुकदमा चलता रहा है। 19 जो प्रोविंशनल आर्म कॉन्स्टेबलरी PAC था, मैन आर फेसिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर एलीग मर्डर, एंड ये पाया गया 2007 में ओनली 3 प्रोकर्सन विटनेस हैज बीन एग्जामिन्ड। फोटो वॉज टेकन एज प्रेस क्लब, उस समय फोटो ली गई 24 मई 2007 में। इसमें हमें ये पता चला कि 19 प्रोविंशनल आर्म कॉन्स्टेबलरी PAC में मैन आर फेसिंग क्रिमिनल जो थे फॉर एलीगल मर्डर के लिए माने गए, और अदर ऑफेंस, जो कि अंदर का क्या हो गया, ऑफेंस बचाव हो गया। इसमें 3 प्रोकर्सन जो विटनेसेस थे उनको एग्जामिन किया गया, और इस तरह से क्या किया, इनकी फोटो ली गई। हाउएवर अगर हम देखें, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज नो डिनाइंग दैट जुडिशरी
हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल। इसको हम मना नहीं कर सकते कि जो जुडिशियल है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्रूशियल रोल निभाता है इन डेमोक्रेटिक इंडिया में, सर्विंग एंड चेक ऑन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर में, एज वेल एज प्रोटेक्टिंग जो क्या करता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में तो है ही है, तो और फंडामेंटल राइट्स को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट। द मेंबर जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हैज क्वालिटी करेक्टली इन्विजन एंड सिस्टम ऑफ कोर्ट विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज ए की फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी माने जाते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें दो जज है जजमेंट ऑफ ओलिग टेलीज मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश द राइट टू लाइवलीहुड, हमें आजीविका का अधिकार भी है। तो आप समझ सकते हैं जीने के अधिकार में हमें भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार, राइट टू शेल्टर, एक घर का अधिकार, एक घर भी हो हमारे पास, राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है राइट टू लाइवलीहुड। आजीविका चलाने का अधिकार, आजीविका मतलब हम अपना जीवन चलाने के लिए कुछ काम करने का अधिकार है, हमें कुछ काम करेंगे तब हम अपनी क्या कहते हैं आजीविका चला पाएंगे। जैसे घर में हमें फूड की ज़रूरत है, क्लोथ की ज़रूरत है, या घर में अदर नीड्स की ज़रूरत है, ये हम कब फिल कर पाएंगे, जब हमें लाइवलीहुड का अधिकार होगा।